हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज मौर्य। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आकाशीय बिजली क्या होती है, जिसे आप लोग लाइटनिंग भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये बिजली बनती कैसे है और इससे बचने के क्या उपाय होते हैं। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो के हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आकाशीय बिजली को देखकर सबसे पहले जो हमारे मन में सवाल आता है वो ये आता है कि जब भी हम आकाशीय बिजली को देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी चमक दिखाई देती है और उसके कुछ देर बाद हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप लोगों ने इसे पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी प्रकाश चलता है। ठीक है, और जो आपका ध्वनि यानी कि साउंड होता है वो 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। तो इस कारण से हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है और उसके कुछ देर बाद हमें उसकी ध्वनि सुनाई देती है। तो यही कारण होता है। ये जो आपकी आकाशीय बिजली होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। बात करें इसकी वोल्टेज की तो इसमें 10 करोड़ वोल्टेज के आसपास इसमें वोल्टेज होता है, जो आपका 100 मेगावाट बिजली के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं जो हम लोग घर में अपना वोल्टेज यूज करते हैं वो 240 से 50 के आसपास ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 करोड़ वोल्टेज है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना वोल्ट किसी इंसान को लग जाए तो उसकी क्या हालत होने वाली है। बात करेंगे इसके करंट की तो इसमें 10,000 एम्पियर तक का करंट होता है और हम लोग घर में 5 एम्पियर तक का करंट यूज करते हैं। 5 एम्पियर से ही हमारा टीवी, फ्रिज, कूलर जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं वो चल जाता है। तो यहाँ पे 10,000 एम्पियर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें हाई करंट है। बात करेंगे इसके टेम्परेचर या फिर हीट की तो इसमें 27,000 डिग्री सेल्सियस आपका हीट होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा लोहा होता है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये किसी व्यक्ति पर इसका तापमान का असर पड़ जाए तो उसकी क्या हालत होने वाली है। तो इसकी सबसे जो अच्छी खूबी ये है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम होता है। इसकी टाइम की बात करें तो ये बस 0.0005 सेकेंड तक ही रहता है। तो इसलिए हम इसको स्टोर नहीं कर पाते। तो ये कमी है इसकी कि हम लोग इसको स्टोर नहीं कर पाते। जब वज्रपात होता है तब उसमें प्रकाश और ये ध्वनि कहाँ से आता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कभी जब ऊपर वज्रपात होता है तो उसके पूरे प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपका वाष्पीकरण होता है। आपको पता होगा कि जब गर्मी पड़ती है तब सूर्य का प्रकाश जो है वो नीचे की तरफ आता है और जो तालाब या फिर समुद्र होता है उसमें से वाष्पीकरण होता है। तो इसमें के जब जो पानी है वो उठ के ऊपर की ओर जाने लगता है, वाष्पित होता रहता है। तो आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में ये भी पढ़ा होगा कि हर 165, ठीक है, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई चलने के बाद तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। ठीक है, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका माइनस हो जाता है 165 मीटर ऊपर जाने के बाद। तो अगर भी मान लीजिए कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर जो है पानी का वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई चलने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे अगर 165 मीटर ऊपर गया तो 17 फीट हो गया, फिर इसके ऊपर गया तो 16 हो गया। तो ऐसे ऐसे जाते वक्त सबसे ऊपर ये जब पहुंचता है तो उस वक्त जो पानी का तापमान होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका हो जाता है। तो आपको ये पता है कि जब पानी का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उस अवस्था को बर्फ कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो पानी नहीं रह जाता, वो एक ठोस बर्फ का रूप धारण कर लेता है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि जब कभी बारिश होती है तो कभी कभी ओले पड़ते हैं या फिर बर्फ ही गिरती है। ठीक है, बर्फबारी बोलते हैं उसको। तो इसी कारण से गिरती है। तो अब होता क्या है कि जब ऊपर बहुत सारे इस तरीके के बर्फ आपके टुकड़े बन गए हैं, अब ऊपर जब हवा चलेगी तो ये आपस में टकराते हैं। तो जब ये आपस में टकराएंगे तो इनके टकराने से आवेश उत्पन्न होता है। आवेश आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। तो ये जब ऊपर आपस में टकराते हैं तो इनके बीच आवेशन होता है जो प्लस और माइनस इन दो आवेशों में ये टूट जाते हैं। सेम चीज यहाँ नीचे भी होता है। अगर नीचे की बात करें तो नीचे हमारा क्या होता है, घास होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे घास रहेंगे। अब जब हवा बहेगी तो ये घास भी आपस में क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। तो जब ये घास भी आपस में टकराएंगे तो ये भी अपने आवेशों में टूट जाते हैं, प्लस और माइनस में। ठीक है, प्लस और माइनस में ये भी टूट जाएंगे। अब क्या होगा कि जो ऊपर जो बर्फ का आपका आवेश दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, जो आपका ऊपर ये बर्फ का आवेश दिखाई दे रहा है,
इसमें क्या होता है कि ये जो प्लस वाला आवेश होता है ये स्पेस में चला जाता है, मतलब ये आसमान में ही रह जाता है, बचा इसका माइनस। और इसी प्रकार से जब ये घास वाले तिनके आपस में टकराते हैं तो ये जो माइनस वाला हिस्सा होता है वो ग्राउंड में चला जाता है, मतलब जमीन के अंदर वो चला जाता है। अब बचता क्या है, प्लस। अब ये माइनस जो है इस प्लस के ऊपर अट्रैक्ट होता है, तो जहां ही प्लस देखता है वहां पे ये तुरंत गिर जाता है, तो इसी घटना को कहते हैं वज्रपात। तो इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि ये कहीं भी गिरता है तो बहुत जोर से आवाज करता है। तो आवाज ये कहाँ से आती है, तो आवाज जानने के लिए आपने अपने एग्जाम्पल देखा ही होगा कि जब कभी हम लोग कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा तेल रहता है वो गर्म रहता है, ठीक है। तेल हमारा गर्म रहता है, तो जैसे ही हम लोग उसमें आलू डालते हैं, ठंडी चीज डालते हैं, तो एक बहुत तेज सी आवाज उसमें आती है। तो वो क्यों आती है, क्योंकि वो गर्म चीज में आपने ठंडे चीज को डाल दिया। तो सेम चीज यही होता है, आपका वज्रपात होता है, इसका तापमान कितना होता है, इसका तापमान आपका होता है 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका तापमान होता है। अब जैसे ही इस पर जो आपकी बारिश की बूंदें होती हैं या बर्फ का ठंडा चीज जब इसके ऊपर गिरता है तो बहुत तेजी से उसको दूर हटाने की कोशिश करता है या बहुत तेज से आवाज करता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, ठीक है। जैसे आपने कोई रॉड ले लिया, उसको गर्म करके ठंडे चीज में डाल दें, ठीक है, ठंडे पानी में जैसे डालेंगे तो एक आवाज आता है। सेम उसी जैसा इसमें भी आवाज आता है कि जब वहां पे आपकी ऊर्जा जो होती है, हाई टेम्परेचर जो होता है, वो जैसे पानी के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, बारिश के वक्त, तो एक तेज सी आवाज उत्पन्न होती है जो हमें सुनाई देती है। तो आपको उम्मीद करते हैं यहाँ से समझ में आया होगा कि ये आवाज कहाँ से आती है और ये चमक कहाँ से आती है। ये अब आगे बात करते हैं कि इस वज्रपात को रोका कैसे जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे रोकना पॉसिबल नहीं होता, इसके बस इफेक्ट को कम किया जा सकता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब वज्रपात होता है तो उसमें आवेश ही होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं, माइनस होगा तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े बिल्डिंगों में ऊपर इस तरीके का रॉड लगा देते हैं, इसको बोलते हैं आपका लाइटिंग अरेस्टर, या फिर इसको बोलते हैं आपका लाइटिंग अरेस्टर या फिर लाइटनिंग रॉड। तो ये क्या करता है कि जैसे ही इसके ऊपर कोई आवेश आता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ इसके ऊपर माइनस आवेश आया, तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक रॉड लगा दिया जाता है, इस रॉड के थ्रू ये आवेश आपका ग्राउंड में चला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एरिया बना हुआ है बहुत ढेर सारा, ठीक है। तो ये नीचे आपका जो होता है कॉपर का प्लेट होता है या फिर काफी बड़े एरिया में प्लेट होता है। तो जैसे ही इसके ऊपर से कोई आवेश आया, ठीक है, जिसे वज्रपात हुआ, तो यहाँ से इसको ले जाके यहाँ ग्राउंड लेवल पे भेज देता है। अब आगे ये प्रश्न उठता है कि आसमान में जो जहाज उड़ता है उस पर बिजली क्यों नहीं गिरती। तो मैं आपको बता दूं कि जो जहाज होता है वो अंदर से खोखला होता है, ठीक है। तो ये आपका जहाज जो दिखाई दे रहा है ये अंदर से खोखला होता है। तो इसका जो मटेरियल होता है, जो बॉडी बनी होती है, वो एल्युमिनियम के एलॉय की बनी होती है, जो कि एक विद्युत का अच्छा चालक होता है, एक अच्छा चालक माना जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही इसके ऊपर कोई बिजली गिरी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ आया, करंट आया, तो ये क्या करता है, इसके चारों तरफ इस करंट को फैला देता है, जिससे अंदर बैठे यात्री को इसका इफेक्ट नहीं पता चलता। तो आपको पता होगा कि जो करंट होता है उसका एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हमेशा सरकमफ्रेंशियल फ्लो करता है, ठीक है, यानी परिधि के हिसाब से फ्लो करता है। तो इसलिए जहाज पर बिजली कभी नहीं गिरती। आगे हम लोग समझते हैं कि इससे बचा कैसे जाता है। तो इसे बचने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ऐसे सिचुएशन में कहीं फोन कॉल से बात नहीं करनी है, क्योंकि जो आपका सिग्नल होता है वो टावर से कनेक्ट होता है और यहाँ से आपके ऊपर बिजली गिरने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात क्या है कि जब भी बिजली कड़क या बरस रही हो, ठीक है, तो आपको पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना है। तो पेड़ के नीचे कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेड़ भी एक चालक माना जाता है आपके इसके आवेश का। तो क्योंकि यहाँ पे जो नमी वाले पेड़ होते हैं, जैसे बरगद का हो गया, ठीक है, पीपल का पेड़ हो गया, तो इन सब पे बिजली ज्यादा गिरती है, क्योंकि ये इनके अंदर दूध होता है ना, दूध होता है यानी नमी होती है। तो यहाँ से दूध से मतलब नहीं है, इनके अंदर नमी ज्यादा होती है, तो नमी एक अच्छा चालक होता है किसी भी बिजली को अपने ऊपर अट्रैक्ट करने का। तो पेड़ों पर ज्यादा गिरती है, तो इसलिए यहाँ से दूर रहना चाहिए। देखिए ऐसे सिचुएशन में जो आपका कार होता है वो भी एक अच्छा मतलब जगह होता है बिजली से बचने का, क्योंकि कार भी खोखला होता है और कैसा होता है, सर्कमफ्रेंशियल होता है, मतलब इसका जो बाहर का आवरण होता है, बस अगर बिजली गिरेगी तो इसके चारों तरफ इस तरीके से फैल कर ग्राउंड लेवल तक चली जा सकती है, क्योंकि इससे आपके ऊपर इफेक्ट बहुत कम ही पड़ेगा। तो कार भी एक सेफ्टी जगह होता है, हालांकि आपका घर सबसे सेफ जगह है, लेकिन अगर घर पे आप नहीं है तो कार भी एक अच्छी जगह होती है आपके बिजली से बचने की।
आगे बात करें तो कभी भी बारिश के दौरान जो आप लोग छाता लेके निकला जाता है, ठीक है, जैसे हम लोग छाता लेके बाहर निकल जाते हैं, तो जब भी बिजली कड़क रही हो तो कभी भी हमें छाते का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो छाते का इस तरीके से आकृति होती है, उसके ऊपर जो एक ऐसे डंडी सा निकला हुआ होता है, ठीक है, जो इस तरीके से डंडी का आपका ये निकला हुआ होता है, इससे भी बिजली अट्रैक्ट हो सकती है, क्योंकि इसे एक एक कंडक्टर चाहिए जो अपनी ओर आकर्षित करवा सके। तो ये भी एक अच्छा कंडक्टर ही होता है, तो जिसके माध्यम से बिजली आपके ऊपर गिर सकती है। देखिए, वज्रपात होने से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो आपके बॉडी में होता है वो आपके नर्व सिस्टम या फिर ब्रेन पे होता है, ठीक है? तो ब्रेन और नर्व सिस्टम पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है उस वक्त, ठीक है? और इसका इफ़ेक्ट जो आपको हम बताते हैं कि जब इसके चपेट में कोई आता है तो इसके शरीर पर जो पेड़ का जो रूट होता है, जो जड़ होता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये अब मान लीजिए रूट हो गया पेड़ का, तो कुछ इस प्रकार से उसके शरीर पर आकृति बन जाती है, एक टैटू जैसा बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं लिचेनबर्ग, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लिचेनबर्ग बोलते हैं। तो लिचेनबर्ग होता है जो उसके पूरे शरीर पे बन जाता है, या फिर जहाँ तक उसका हिस्सा चपेट में आया है उसके शरीर पे बन सकता है। देखिए, कुछ इस तरीके से आकृति इंसान के शरीर पर बन जाती है जो इस वज्रपात के चपेट में आते हैं, तो इसको बोलते हैं लिचेनबर्ग।